नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम एक नए करंट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच जो सीमा पर विवाद चल रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें ये जान लेना होगा कि क्यों भारत और चीन के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अगर हम बात करें तो भारत और चीन के बीच जो सीमाएं साझा होती हैं उनके बारे में अगर हम जानेंगे तो ऐसे 5 राज्य हैं जिनसे चीन की सीमाएं भारत से लगती हैं। ये राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये जो राज्य हैं ये चीन से सीमाएं लगती हैं इनकी। जम्मू कश्मीर को अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का ये वाला हिस्सा, और अगर आप देखेंगे उत्तराखंड का ये हिस्सा, ये हिमाचल प्रदेश वाला, और ये सिक्किम का हिस्सा। तो इस तरीके से भारत चीन के साथ अपनी जो राज्यों की सीमाएं हैं उनको साझा करता है। हमेशा जब भी लड़ाई होती है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो चाइना के साथ हो, उसके साथ हमारी सीमाएं साझा होती हैं। लड़ाई होने का मकसद ही सिर्फ यही होता है क्योंकि अतिक्रमण, जब चीन हमारे देश में घुसने की कोशिश करेगा, जब घुसने की कोशिश करेगा तब भारतीय सेना भी वहाँ पर मौजूद रहती है, वो उनको पीछे धकेलने की कोशिश करती है। तो ये जो पूरी अभी हाल फिलहाल ये चर्चा में जो बना हुआ है गलवान घाटी, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा हम पीछे की पृष्ठभूमि को भी जानेंगे और जरा ये देख लेंगे कि चीन अभी से नहीं, शुरुआत से, मतलब जब से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद की जो सिचुएशन बनती है उसमें 1962 का जो युद्ध होता है वो भी एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है। उसमें भारतीय सेना उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जो संसाधन थे हमारे पास उस समय पर उतने उपयुक्त नहीं थे, तो जो चीनी सैनिक थे वो भारतीय सैनिकों पर बहुत ज़्यादा हावी होते हैं और इसके कारण चीन भारत का एक हिस्सा अक्साई चीन के नाम से जिसे हम जानते हैं उसको अपने पक्ष में ले लेता है और उस पर अपना नियंत्रण जमा लेता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, जो मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है इसमें उसके बारे में जानेंगे, फिर हम आएंगे मौजूदा और तत्कालीन कारण जो बना हुआ है भारत और चीन की सीमा के विवाद को लेकर। तो भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में, उसको हम जानते हैं भारत चीन सीमा विवाद के नाम से भी हम इसको जानते हैं। यह युद्ध 1962 में हुआ था। विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था। हमेशा से मैंने कहा ना, जब भी सीमाएं साझा होंगी उन सीमाओं को लेकर ही हमेशा विवाद का कोई कारण बनता है। तो हिमालय की जो सीमा थी उसको लेकर एक कारण बना हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे अहम मुद्दे थे जो समय के तत्कालीन कारण बने थे। और चीन में 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को भारत में शरण दे दी थी, क्या हुआ था कि दलाई लामा को भारत में शरण दे दी थी, इससे सीमा पर हिंसक झड़प शुरू हो गई और एक इसकी श्रृंखला चालू हो गई थी जो आगे चलकर एक युद्ध के रूप में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी थीं, जो 1959 में चीनी प्रीमियर झोउ एनलाई के द्वारा घोषित वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्व के भाग में उत्तर में थीं। अब इन चीजों को थोड़ा सा देखेंगे कि चीनी सेना ने क्या किया। 20 अक्टूबर को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार करके एक साथ हमले शुरू कर दिए थे। चीनी सेना दोनों मोर्चे पर भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई। जाहिर सी बात है उस समय चीन की स्थिति बहुत बेहतर थी। आज के समय में अगर भारत की तुलना चीन से करेंगे तो भारत भी कोई कम नहीं है, लेकिन उस समय की मौजूदा परिस्थितियां जो थी वो बिल्कुल भिन्न थी। हम बहुत पहले से ही 1947 से पहले से अंग्रेजों की गुलामी सहते हुए आ रहे थे और जब हमें देश आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत सारी समस्याएं सामने थी। हम आत्मनिर्भर नहीं थे किसी भी चीज़ को लेकर, इवन खाद्यान्नों को लेकर भी हम आत्मनिर्भर नहीं थे। तो युद्ध के लिए लड़ना हम उस समय पर हमारी परिस्थितियां बिल्कुल हमारे फेवर में नहीं थी। तो जाहिर सी बात है उस समय पर चीनी सेना बहुत ज़्यादा उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजांगला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। ये सब जानना इसलिए जरूरी है
क्योंकि चीन की क्या मंजर रहती है, आप जब भी कोई टॉपिक लिखेंगे मेंस में, आपको सारा बैकग्राउंड पूरा पता होना चाहिए। भले आप शब्दों को संक्षेप में, जब आप पूरे अपने जो आंसर लिखेंगे उसको एक संक्षेप रूप में आप तभी लिख सकते हैं जब आपको बहुत सारी चीजें पता हो और आपको पता होगा कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें हम क्या क्या चीजें यहाँ पर डाल सकते हैं। तो तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही क्या किया, विवादित 2 क्षेत्रों में से एक से तो अपनी मतलब जो सेनाएं थी उनकी वापसी भी ले ली और इसकी घोषणा कर दी। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल भी हटा लिए थे, जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया था। 1962 का सबसे ज्यादा दुखदायी एक यही चीज रही कि अक्साई चीन पर चीन का अवैध कब्जा हो गया था। अब देखेंगे, भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए उल्लेखनीय माना जाता है। इस युद्ध की जितनी भी लड़ाइयां हुई, ज्यादातर लड़ाइयां कहां हुई थी, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हुई थी। कहा जाता है 4250 मीटर की ऊंचाई से भी ऊंचाई अधिक थी, वहां पर ये लड़ाइयां लड़ी गई थी। इस प्रकार की परिस्थिति के दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लॉजिस्टिक समस्याएं प्रस्तुत की थी। इस युद्ध में चीनी और भारतीय दोनों पक्ष द्वारा नौसेना और वायुसेना का उपयोग नहीं किया गया था। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो लड़ाइयां हुई थी वो सेनाओं के बीच हुई थी केवल, लेकिन ना ही चीन की तरफ से ना ही भारत की तरफ से नौसेना या वायुसेना का उपयोग किया गया था। इनका उपयोग नहीं किया गया था। अगर देखें तो चीन और भारत के बीच एक लंबी सीमा है, जो सीमा लगभग 4057 किलोमीटर की लगभग ये सीमा बनाते हैं भारत और चीन आपस में, जो नेपाल और भूटान के द्वारा 3 अनुभागों में फैला हुआ है। यह सीमा हिमालय पर्वतों से लगी हुई है, जो बर्मा एवं तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान, हम ये 1962 के समय की बात कर रहे हैं, तत्कालीन पाकिस्तान जो आज के समय में आधुनिक पाकिस्तान है, तक फैली हैं। इस सीमा पर कई विवादित क्षेत्र अवस्थित हैं। पश्चिमी छोर में अक्साई चीन क्षेत्र है, जो स्विट्जरलैंड के आकार का दिखता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समय पर चाइना और भारत के बीच जो भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन उठ सकते हैं वो क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। एक एक करके आपको बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की। इस क्षेत्र में, यह क्षेत्र चीनी स्वायत्त क्षेत्र जिंजियांग, इस जिंजियांग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह एक जनवादी गणराज्य चीन का एक स्वायत्त शासी क्षेत्र है। ये एक रेगिस्तान और शुष्क इलाका है, इसलिए इस पर यहाँ की आबादी बहुत कम है। शिजियांग की सरहदें दक्षिण में तिब्बत और भारत, दक्षिण पूर्व में चिंग हुई और गासू पर्व में, और पूर्व में मंगोलिया, उत्तर में रूस और पश्चिम में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती हैं। आपके लिए बस ये महत्वपूर्ण है कि अगर पूछा जाएगा कि शिजियांग की जो सीमाएं हैं वो भारत से मिलती हैं या नहीं, तो आपको अपने उत्तर में लिखना है हाँ, भारत से मिलती हैं। अब अगर देखें, भारत का अक्साई चीन का इलाका भी, जिस पर चीन कब्जा किए हुए है, 1962 के युद्ध में इसने कब्जा कर लिया था, तो भारत का अक्साई चीन का इलाका भी, जिस पर चीन का कब्जा है, प्रशासनिक रूप से शिजियांग में शामिल है। अक्साई चीन किस में शामिल है? शिजियांग क्षेत्र में शामिल है। और तिब्बत, जिसे चीन ने 1965 में एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया था, के बीच स्थित है। जो अक्साई चीन का इलाका है वो पूर्वी सीमा पर बर्मा और भूटान के बीच वर्तमान भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, स्थित है। 1962 के संघर्ष में इन दोनों क्षेत्रों में चीनी सैनिक आ गए थे। कौन आ गए थे? चीनी सैनिक आ गए थे। ज्यादातर लड़ाइयां ऊंचाई वाली जगहों पर लड़ी गई थी। अक्साई चीन क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सॉल्ट फ्लैट का एक विशाल रेगिस्तान है, और अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी कई चोटियां 7000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। सैन्य सिद्धांत के मुताबिक आमतौर पर एक हमलावर को सफल होने के लिए पैदल सैनिकों के 3:1 के अनुपात की संख्यात्मक श्रेष्ठता की आवश्यकता होती है। पहाड़ी युद्ध में यह अनुपात काफी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इलाके की भौगोलिक रचना दूसरे पक्ष के बचाव में मदद करती है। मतलब अगर एक बात करी जाए कि जिस तरीके से सैनिक बल होना चाहिए,
ऐसी स्थिति में यहाँ पर सैनिक बल और अधिक होना चाहिए, क्योंकि भौगोलिक संरचना इतनी मतलब जटिल है कि वहाँ पर अगर कोई भी दुश्मन छुपा हुआ है तो आप आसानी से उसे नहीं पा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज इसमें बताई गई थी। चीन इलाके का लाभ उठाने में सक्षम था और चीनी सेना का उच्चतम चोटी पर कब्जा था। जितनी भी ऊंची चोटियां थी उन पर किसका कब्जा था? चीन का कब्जा था। दोनों पक्षों को ऊंचाई और ठंड की स्थिति में सैन्य और अन्य लॉजिस्टिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इतनी ज्यादा इस क्षेत्र में सर्दी पड़ती है कि जमा देने वाली ठंड जिसे कहेंगे, इसमें कई सैनिक मारे गए थे अपने आप ही, मतलब ठंड की वजह से वो वहां पर मतलब मर गए थे, क्योंकि इतनी जो सर्दी होती है वहां पर, जब जमा देने वाली ठंड है तो ऐसे में कोई कैसे सरवाइव कर पाएगा, और खासकर तब सिचुएशन में जब उपयुक्त संसाधन आपके पास ना हो। तो अब इसका थोड़ा सा परिणाम देख लेते हैं। परिणाम क्या था? चीन के सरकारी सैन्य इतिहास के अनुसार इस युद्ध से चीन ने अपनी पश्चिमी सेक्टर की सीमा की रक्षा की नीति के लक्ष्यों को हासिल तो कर लिया था, क्योंकि चीन ने अक्साई चीन का वास्तविक नियंत्रण बना लिया था और इस पर अधिकार भी कर लिया था। युद्ध के बाद भारत ने फॉरवर्ड नीति को त्याग दिया था और वास्तविक नियंत्रण रेखा वास्तविक सीमाओं में परिवर्तित हो गई थी। जो नियंत्रण रेखा पहले एक नॉर्मल थी, वो बिल्कुल वास्तविक सीमाओं में अब परिवर्तित हो गई थी। अब देखेंगे कि जेम्स कैल्विन के अनुसार भले ही चीन ने एक सैन्य विजय पा ली हो, ये बात आप जान लीजिए, जब भी कोई युद्ध होता है, आज चाहे फॉर एग्जांपल अगर आप एक बात करेंगे, अगर हम किसी भी देश के साथ जबरदस्ती उसकी सीमाओं में घुसकर कोई दबाव बनाते हैं, या ऐसा, आपने गोलन पहाड़ियों के बारे में भी मैंने बताया था एक वीडियो में, अगर इजराइल के साथ जो कंडीशन थी, ऐसा ही अगर पाकिस्तान के साथ हम ये सिचुएशन करें और जबरदस्ती सीमाओं में घुसकर अगर हम अधिकार जमाते हैं, तो जाहिर सी बात है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी छवि बिल्कुल ही खराब हो जाएगी और धूमिल होती है। तो इसके लिए चीन ने जो सैन्य विजय थी वो तो पा ली थी, लेकिन अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि के मामले में उसने खो दी थी, अपनी छवि को खराब कर लिया था। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को पहले से ही चीन के नजरिए और इरादों पर एक शक था। अमेरिका हमेशा से ये चीज जानता कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है ये बहुत ही ज्यादा गलत है, और इसी का ये परिणाम था कि 1962 के युद्ध में चाइना ने भारत से अक्साई चीन को छीन लिया था, और इसके रूप में वो चीन चाहता है, चीन हमेशा से यही चाहता है कि वो विश्व विजेता के रूप में सबके सामने उभर कर आए। यह माना गया कि सीमा युद्ध में चीन हमलावर के रूप में था। चीन की अक्टूबर 1964 में प्रथम परमाणु हथियार परीक्षण करने और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान समर्थन करने का भी एक जो अमेरिका सोच रहा था, उस चीज की बिल्कुल ये तरीके से पुष्टि हो गई थी कि चाइना किस तरीके से अपने कामों को पीछे से कर रहा है। अब ये सारा तो परिणाम निकला, चीन में जो अक्साई चीन क्षेत्र चला गया भारत का, वो एक अलग बात थी। अब जाहिर सी बात है, जब भारत का कोई हिस्सा गया तो भारत में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय पर, उनके ऊपर इस चीज का ढिमरा आया कि भाई आपकी जो उन्हें मतलब इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, और उनसे बहुत ज्यादा सवाल जवाबी भी हुई, क्योंकि उस समय जो नेहरू प्रधानमंत्री थे उनका कहना था कि हिंद चीनी भाई भाई हैं, और इस नारे के साथ साथ जो चीनियों ने एक तरीके का विश्वासघात किया है, पहले भी किया था और अभी भी जो हम आगे देखेंगे जो गलवान घाटी को लेकर चल रहा है उसके बारे में भी जानेंगे, तो वहां पर भी एक तरीके का इसे विश्वासघाती समझा जाएगा। युद्ध के बाद भारतीय सेना में व्यापक बदलाव आया। जाहिर सी बात है, जब कोई युद्ध भारतीय सेना ने लड़ा और वो हार गई, और हारने के बाद उसे पीछे हटना पड़ा, और उसका जो क्षेत्र था वो भी दुश्मन के हाथ में चला गया। तो चीन की सेना तो चली गई, इसके बाद भारतीय सेना में जो बदलाव आएगा वो सबसे पहले यही आएगा कि युद्ध की पूरी एक तो समीक्षा की जाएगी। समीक्षा करने के बाद उसमें क्या क्या बिंदु ऐसे थे जो कमजोर थे, जिनकी वजह से हमने हार का सामना किया, उन बातों पर बातचीत की जाएगी। जो भी उस समय के रक्षा मंत्री होंगे या जो विदेश मंत्री होंगे, मतलब पूरे मंत्रिमंडल इस बात को देख के तय करेगी कि क्या क्या परिणाम, ये क्यों इस तरीके के सामने आए। तो भविष्य में इस चीज के लिए बात की गई कि अब इसी तरह के संघर्ष के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। दोबारा अगर कोई भी देश हम पर इस तरीके का अतिक्रमण करना चाहता है तो हमें, कोई भी पड़ोसी हो, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध से भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर दबाव डाला गया। उन पर यह दबाव आया कि चीनी हमले की आशंका को असफल करने के लिए जिम्मेदार के रूप में उन्हें देखा गया। मतलब ये कहा गया कि वो क्यों नहीं समझ पाए इस चीज को कि भारतीयों पर चीनी हमला कर सकते हैं। ये उनकी जो नीति थी कि हिंद भाई चीनी चीनी है, ये क्यों नहीं वो समझ पाए कि ये एक तरीके का विश्वासघात चाइना हमारे साथ
कर सकता है। भारतीयों में देशभक्ति की भारी लहर उठनी शुरू हो गई और युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कई स्मारक भी बनाए गए। यकीनन मुख्य सबब जो भारत ने युद्ध से सीखा था वह है अपने ही देश को मजबूत बनाना। जब भी आप किसी भी देश से युद्ध लड़ेंगे या कुछ भी होगा, सबसे चाइना आज इतना पावरफुल क्यों है? चाइना के पास हर तरीके के उत्पादन खुद के हैं, मतलब वो आत्मनिर्भर इतना ज्यादा है कि वो हर देश पर अपने ही सामान को भेजना चाहता है, व्यापार में सबसे बड़ा उठकर उभरकर सामने आना चाहता है। और अभी हम आगे देखेंगे, चाइना के जो जितनी भी अच्छी इकोनॉमी है उसके पीछे एक ही कारण है, उसका व्यापार। चाइना के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है सभी का, वही चाइना की स्थिति को, इकोनॉमिक स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। अगर ऐसा कोई भी देश करेगा, ना केवल चाइना, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, अगर ये चाइना डेवलपिंग है क्योंकि चाइना के साथ जो प्रति व्यक्ति आए हैं वो अभी डेवलप्ड कंट्री के जो मानक हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन चाइना आत्मनिर्भर अपने आप में बहुत ज़्यादा है। चाहे वो कृषि से लेके, सर्विस सेक्टर से लेके, चाइना हर मामले में, बच्चों के खिलौने से लेके, चाइना में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं बनती है? हर तरीके के प्रोडक्शन में चाइना सबसे आगे है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर उसने एक तरीके से अपनी एक धाक बना रखी है, पूरा अपने तरीके से एक पैर जमा रखा है। तो ये जो सिचुएशन थी कि नेहरू जी इस चीज को नहीं समझ पाए और मतलब जो पूरे देश में एक लहर दौड़ गई इस बात की कि भाई चाइना के सारे, हम आत्मनिर्भर बनने के लिए अब खुद प्रयास करेंगे और अपने ही देश को मजबूत बनाने की जरूरत लगने लगी। चीन के साथ नेहरू की भाईचारे की वाली विदेश नीति में अब एक बदलाव आ गया था। ये एक 1962 के युद्ध के बाद का एक परिणाम देखा गया। अब अगर हम बात करें, ये सारे मैं वो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ जब चाइना और भारत के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई है, तो उनके बारे में एक बार अगर आप जान लेंगे तो आपको ये जो जितने भी विवाद हैं आपको एक बार समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। 1967 में एक चोल घटना हुई थी। इसमें चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच एक छोटी सी सीमा झड़प हुई थी। इसमें क्या हुआ था, इस घटना में 8 चीनी सैनिक और 4 भारतीय सैनिकों की जान गई थी। ये एक है चोला और नाथुला पास पर 1967 में 10 दिन की लड़ाई चली थी, जिसमें चीन को करारी हार मिली थी। उसके 300 से अधिक सैनिक मारे गए थे, जबकि भारत के सिर्फ 65 सैनिक ही शहीद हुए थे। तो देखिए 1965 के बाद 1967 में फिर से एक झड़प हुई थी। उसके बाद छोटी मोटी हिंसक झड़पें चलती रही, लेकिन इसके बाद आता है डोकलाम विवाद 2017 में। डोकलाम विवाद जानना इसलिए जरूरी है, ये बहुत ही कुछ दिन पहले का ही टॉपिक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डोकलाम विवाद के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डोकलाम क्या है? डोकलाम एक पठार है जो दोनों भूटान और चीन अपना क्षेत्र मानते हैं। हमेशा विवाद की स्थिति तभी बनती है जब किसी एक क्षेत्र पर दो लोग अपना कब्जा जमाने की कोशिश करें। या तो शांत मामला सिर्फ तब तक रहता है जब तक विवादित भूमि को छेड़ा ना जाए। अगर विवादित भूमि पर किसी ने भी थोड़ी भी प्रतिक्रिया दिखाई या कोई भी अपना निर्माण कार्य करना शुरू करा, वहीं पर झगड़ा शुरू हो जाता है। तो भूटान भी और चीन भी, अब बात यह आती है कि भूटान इतना सक्षम नहीं है कि चाइना के सामने वो टिक सके, सीधी सी बात। लेकिन जो डोकलाम विवाद था उसमें भारत का सीधा सा हस्तक्षेप कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को इन्वॉल्व होना पड़ा था। अभी जानेंगे उसके बारे में भी। तो डोकलाम भूटान के हा घाटी, भारत के पूर्व सिक्किम जिला और चीन के यादोंग काउंटी के बीच में स्थित है। अब एक चीज देख लेते हैं कि ये इसकी समस्या की शुरुआत कहां से हुई। समस्या शुरू होती है 18 जून 2017 से, जब लगभग 270 से 300 भारतीय सैनिक बुलडोजर के साथ भारत चीन सीमा को पार करके चीन के सड़क निर्माण को रोक लिया था। चीन क्या था, एक रोड बना रहा था, उस रोड के तहत भारतीय सेना ने इसको रोकने की कोशिश की। भारत का यह कहना था कि यह जगह विवादित थी। जब यह जगह विवादित है तो भूटान और चीन के बीच में यहां सड़क नहीं बन सकती। क्योंकि ये क्या था, इससे कहीं ना कहीं इससे दोनों देशों के बीच एक सैन्य गतिरोध की शुरुआत हुई थी। 28 अगस्त में 2017 ब्रिक्स सम्मेलन से कुछ समय पहले ही दोनों देशों ने, भारत और चीन, इस बात से सहमत हुए और अपनी अपनी सेनाओं को वापस ले लिया था।
डोकलाम से वापस ले लिया। हालांकि वापसी का स्तर दोनों देशों के बीच विवादित ही रहा था और चीन जैसा हमेशा करता है वापस से सैनिकों के साथ लेकर उसने फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। अच्छा, डोकलाम विवाद को लेकर भारत में ये स्थिति क्यों बनी थी? जब भारत का डोकलाम से कोई मतलब नहीं है, मतलब विवाद किस किस के बीच है? चीन और भूटान के बीच, तो फिर भारत की स्थिति क्यों उसमें मतलब मजबूर हो गए, भारत क्यों उसमें आगे जाके सामने आया? तो डोकलाम विवाद का मुख्य कारण उसकी अवस्थिति है। अब अवस्थिति को अगर जान लें, यह एक ट्राई जंक्शन है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डोकलाम एक कैसा स्थान है। कई बार इसमें ऑप्शन में यूपीपीसीएस में कुछ भी पूछ लेता है, इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो एक ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर भारत, चीन और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। कहां पर? डोकलाम में। डोकलाम में सीमाएं मिलती हैं। हालांकि भारत का इसमें कोई डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन यहाँ भूटान और चीन में विवाद है क्योंकि वर्तमान में यह चीन का हिस्सा है। भूटान इस पर अपना दावा करता है। भूटान और भारत के बीच 1949 से ही विश्वास और स्थायी दोस्ती है। मतलब भूटान और भारत में यह स्थिति बनी हुई है कि हम किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर कोई ऐसी विवाद की स्थिति खड़ी नहीं करेंगे और हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर हम इसको या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम हमेशा अपनी सहमति भारत के साथ बनाए रखेंगे, ये चीज थी। लेकिन 1988 के बाद से ही चीन भूटान के कुछ क्षेत्र पर अतिक्रमण करता आ रहा है। मैंने कहा, जब भी लड़ाई होगी, जब भी कोई सीमा विवाद बनता है, उसका कारण ही होता है अतिक्रमण। जब भी आप किसी देश की भूमि को छीनने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप उसकी लैंड पर अपना अधिकार जमाएंगे तो वहां की सेना या वहां की सैन्य शक्ति कभी भी शांत नहीं बैठेगी। चाहे वो कितना भी कोई छोटा देश हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, लड़ेगा जरूर। अब हारे या जीते वो अलग की बात है, पर वो अपनी जमीन को ऐसे ही तो नहीं दे देगा। तो ये चीज थी। डोकलाम में भी अभी तक PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कोई स्थायी उपस्थिति नहीं थी। पहली बार चीन डोकोला से जुमली में भूटान आर्मी शिविर की ओर से एक सपाट सड़क का निर्माण हो रहा था, लेकिन अनेकों कारणों के कारण भूटानी इसको रोकने में सक्षम नहीं थे। जाहिर, मैंने बताया कि भूटान चीन के सामने इतना सक्षम नहीं है कि वो इस चीज को रोक पाए। लेकिन अब भारत क्यों घुसा है इसमें, ये जान लो। चीन के सड़क बनाने से इलाके की मौजूद स्थिति में अहम बदलाव आएगा और होगा क्या, भारत की सिक्योरिटी के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बन जाएगा। जाहिर सी बात है, आप एक चीज देखिए, जब अगर वहां तक सड़क बनेगी तो भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनसे कहीं ना कहीं से वो सड़क लिंक होगी और भारत में चीन की उपस्थिति या घुसना उसके लिए बहुत ज्यादा और अधिकार करना आसान हो जाएगा। तो और रोड लिंक से चीन को भारत पर एक बड़ी सैन्य लाभ हासिल होगी। इससे पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से जोड़ने वाला कॉरिडोर चीन की पहुंच में आसानी से आ जाएगा। तो शायद मुझे लग रहा है आपको डोकलाम विवाद समझ में पूरा आ गया होगा। डोकलाम विवाद सीधा सा एक था कि भूटान, चीन और भारत की जो सीमाएं हैं डोकलाम में जाके मिलती हैं और डोकलाम की जगह पर विवाद किस में है? चाइना और भूटान में। लेकिन भूटान चाइना को नहीं रोक सकता उस सड़क को बनाने के लिए, जिसके लिए भारत उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। भारत के पास सैन्य शक्ति और आज का भारत 1962 के भारत से बहुत ज्यादा सक्षम और बहुत आत्मनिर्भर है, इसलिए वो चाइना को फेस कर सकता है। तो वो जाके इस चीज को रोकता है और रोकने के बाद भी हालांकि बाद में चाइना ऐसा करना शुरू करता है। अब देखेंगे कि इस समय पर जो विवाद बना हुआ है, चाइना के साथ एक बड़ी समस्या है। चाइना अपनी नीतियों में बहुत ज्यादा विस्तार करना चाहता है। नीतियों इन द सेंस लैंड के थ्रू। आप दक्षिणी चीन सागर को देख लीजिए, हर जगह मतलब चाइना सिर्फ विवादित तौर पर ही देखा गया। अभी के अगर मामले की बात की जाए तो ये कितनी बड़ी बात है कि कोविड-19, जिसे हम सब आज के समय में उसका नाम आ गया कोविड-19, वरना हर बच्चा ये जानता है कि ये वायरस है वो चीन से आया है। और स्वास्थ्य सेवा जो पूरे WHO की तरफ से भी और जो जितने भी देश थे उन सब से मिलकर ये बात की गई और ये कहा गया इस बात का परीक्षण किया जाए कि कोविड-19 का स्रोत क्या है, कहाँ से ये आया है। तो उससे चीन बचना चाहता है और जाहिर सी बात है चीन अपने इन चीजों को बचाने के लिए सीमा पर विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। और क्योंकि जब जनता का रुख दूसरी तरफ आप मोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है कोविड-19 के लिए उसका दिमाग वहां से हट जाएगा। पूरे विश्व को भारत और चाइना, एशिया के दो ऐसे बड़े देश हैं, जब अगर इनकी सरहदों पर यह विवाद उत्पन्न होगा तो बिल्कुल ये
ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। तो शायद चाइना की ऐसी कोई सोच हो और जो वो रोड बना रहा है उससे वो एशिया से लेकर यूरोप तक अपने प्रोडक्ट की हर मार्केट में अवेलेबिलिटी कराना चाहता है। चाइना अपनी नीतियों को बहुत ज़्यादा विस्तार देना चाहता है, वहाँ के लोगों को एक अच्छा जीवन देना चाहता है, चाहे वो किसी भी कीमत पर मतलब चीज़ें हों। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो अभी विवाद चल रहा है भारत चीन और सीमा विवाद, ये सीमा विवाद जो है ये गलवान घाटी को लेकर शुरू हुआ है। थोड़ी सी इसमें हम पृष्ठभूमि आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर जो लिखा हुआ है उस पर बात करेंगे। चीन और भारत के बीच जो झड़प का कारण था, इस समय जो कारण बना वो बना गलवान घाटी। गलवान घाटी जो है वो अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। अक्साई चीन पर दोनों अपना अपना दावा करते हैं और ये घाटी चीन के दक्षिण सिंजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। मैंने पहले बताया कि जो भारत और चीन अपनी सीमाएं साझा करते हैं वो बहुत लंबी एक सीमा को साझा करते हैं। इस घटना के बारे में, जो ये गलवान घाटी है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर जो हिंसक झड़प हुई ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कई साल पहले, लगभग 45 साल पहले भी यहाँ पर ऐसी खूनी झड़पें देखी गई थी। इस घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर ही इसका नाम पड़ा। क्यों नाम पड़ा? इन्होंने ही ब्रिटिश काल में 1899 में सीमा पर मौजूद नदी के स्रोत का पता लगाया था। इस नदी का स्रोत को पता लगाने वाले दल में ये मुख्य थे, इसीलिए इनके नेतृत्व में ये काम हुआ था। नदी का पता लगाया गया था, इसीलिए इसका नाम गलवान रख दिया गया था। अब अगर देखें, कश्मीर में गलवान एक समुदाय है। कैसा समुदाय है? कश्मीर में ये घोड़े के व्यापारी होते हैं। इनका काम क्या होता था? ये रईसों को लूटते थे, लूटपाट करते थे और जो गरीब जनता होती थी उसको ये सहायता पहुंचाते थे। इनके कामों में ऐसी चीजें होती थी। इनकी एक बुक है सर्वेट ऑफ साहिब। इसकी जो प्रस्तावना है, इसका अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वो खोजी फ्रांसिस यंग हस्बैंड के द्वारा इसको लिखा गया था। यह एक जो गलवान घाटी जो नदी है, गलवान नदी भी है, यह नदी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी श्योक नदी में आकर मिलती है। 1925 में गुलाम रसूल अली की मौत हो जाती है। तो ये थोड़ा गलवान घाटी के बारे में हमने जान लिया कि क्यों इसका नाम गलवान पड़ा। अब अगर हम देखें, हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण चीन की विस्तारवादी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। 15-16 जून की रात को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कुछ भारतीय सैनिक शहीद हो गए। कुछ क्या, लगभग 20 से 21 सैनिक हमारे शहीद हुए। इस मसले को सुलझाने के लिए कई स्तर पर बातचीत हुई, हालांकि इसका कोई भी खास परिणाम सामने नहीं आया। कई विश्लेषकों का मानना है कि चीन दुनिया भर में अपनी निवेश नीति को विस्तार देने की महत्वाकांक्षा परियोजनाएं वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में भी देख रहे हैं। मतलब ये जो इसकी परियोजना है, वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये ऐसी एक परियोजना है जिससे चीन एशिया से लेके यूरोप तक, कहाँ से लेके, एशिया से लेके यूरोप तक अपना पूरा एक रोड बनाना चाहता है और एक सड़कों और बंदरगाहों का जाल बिछाना चाहता है, जिससे इस प्रोजेक्ट के तहत वो क्या कर सके, एशिया और यूरोप की कनेक्टिविटी को बहुत आसान बना सके और अपने माल को उनके बाजारों तक पहुंचा सके। अब एक चीज है, ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट पर भारत ने अपनी शुरुआत से कभी भी सहमति नहीं दी है, जबकि वहीं कई बड़े देश ऐसे हैं जो चीन के साथ आए थे। अब चीन के साथ आने के बाद इस हिंसक झड़प के कई बिंदुओं से देखा जा रहा है। जैसे भारत ने लद्दाख में चीन को ललकारा था। कैसे? क्योंकि भारत जो रोड बना रहा है वह सीधे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की सीमा तक जाती है। मैंने कहा ना कि भारत अब मुखर हो गया। भारत अब अपनी बात को जो अधिकार क्षेत्र में आती है केवल कहने पे नहीं, भारत उन पर भी अपना कार्य कर रहा है। जैसे चीन बढ़ रहा है तो फिर भारत भी बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि चीन ने अपनी जो टेंट लगाए या जो चीजें करी, वहां पर सड़क निर्माण किया और भारत चुपचाप बैठ के देखता रहेगा। अब भारत के पास भी वो शक्ति और वो सैन्य क्षमता है कि भारत अब वो हर काम कर सकता है जो चाइना कर सकती है। तो ये एक्चुअल कंट्रोल तक जो रोड जाती है वो चीन को बड़ा खराब लगा। अब उसको बड़ी मिर्च लगी इस बात पे कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वह इसे अपनी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के लिए चुनौती मान रहा है। अब अगर दूसरी बात देखें, दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं
चीन मामलों की ये विशेषज्ञ इनका कहना है, जो स्वर्ण सिंह है, इनका कहना है कि जो 40 वर्षों में चीन का आर्थिक उदय हुआ है उसका बहुत बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। लेकिन अब चीन सबसे बड़ा व्यापारी होने के साथ साथ क्या करना चाह रहा है, अपना निवेश भी बढ़ाना चाह रहा है। हर जगह वो एक बहुत बड़ा निवेशक के रूप में दिखना चाह रहा है। अब अगर बात करें कि चाइना की जो ये नीतियां हैं, ये BRI इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये रोड जो है चाइना के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए तो मैंने बताया कि ये माल को वहां के मार्केट में आसानी से पहुंचाना और अपनी पकड़ को मजबूत करना। चीन के बढ़ते मध्यम वर्ग को अच्छा रोजगार देना ताकि वहां उनको उच्च स्तरीय जीवन दे सके और वहां की जनता में किसी भी प्रकार का असंतोष ना बढ़े। जाहिर सी बात है, एक चीज आप जान लीजिए, जब भी आपके देश में उपयुक्त संसाधन होंगे और जनता वहां की कारगर होगी, मतलब उसको सभी को जॉब होगी, सबको एक अच्छा एक जीवन मिल रहा होगा, तो वहां की जनता में असंतोष क्यों आएगा? असंतोष हमेशा तभी आता है सरकार के प्रति जब वह अपने कार्यों करने में सक्षम नहीं होगी। वहां बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी। ऐसी जगहों पे ही तो हमेशा घटनाएं होती हैं, आंदोलन खड़े होंगे। जहां पर सब कुछ सामान्य है वहां पर क्यों इस तरीके की सिचुएशन आएंगी? तो और चीन की एक नीति है कि हर तरीके से भारत को घेरना। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल लेके देखें हम, तो श्रीलंका में एक बंदरगाह है हम्बनटोटा, जो चीन ने उसे अपने पैसे देकर बनवाया था और बाद में चीन पर इसका पूरा अधिकार चीन ने इस पर कर लिया है। चीन की अगर हम नीतियों के बारे में जानेंगे, ये मैंने अपनी तरफ से आपको एक संक्षेप में समझाने की कोशिश की है। आप भारत और चीन की और बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिनको अपने स्तर पर आप समझ सकते हैं और अपने नोट्स में से लिख सकते हैं। आज अगर हम बात करें कि डिजिटल तौर पर भारत 1962 से लेकर अब तक की सिचुएशन बिल्कुल अलग हो चुकी है। हम भारत में चाइना की कितनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम हर घर में आप देख लीजिए चाइनीज, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के घर में चाइना का कोई सामान ना हो। लेकिन उसका कारण जानने की कभी कोशिश करी? कारण सबसे बड़ा ये है कि चाइना का जो सामान है बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाता है और आसानी से हमें मिल जाता है। जो हमारे व्यापारी हैं उनके पास भी और जो घर घर में उसकी पहुंच है उससे भी चाइना के सामान का बहिष्कार करना आसान है। लेकिन उसके लिए अगर हम किसी चीज़ का उपयोग कर चुके हैं तो हमें चाहिए होगा कि वो भारत में भी हमें आसानी से मिल जाए। अगर भारत अपने प्रोडक्ट आत्मनिर्भर बन जाएगा, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अगर हमारा भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा तो हम क्यों किसी देश पर निर्भर रहेंगे? जैसे कि आज हम चाइना पर हैं। किसी भी देश की कमर आसानी से तोड़ी जा सकती है अगर हम उसकी इकोनॉमी पर प्रहार करें। इकोनॉमी पर प्रहार कैसे होता है? अगर आप उस देश से कोई भी सामान लेना देना बंद कर दें। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये चीज़ आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमारी सरकारें उसको तय करती हैं। फिर भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते जैसे कहा गया है इस टाइम पर कि हम चाइनीज जितने भी ऐप हैं उनका बहिष्कार करें। तो मेरा मानना है अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने स्तर पर जो भी देशभक्ति के लिए कर सकते हैं वो आप सभी को करना चाहिए। और ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने देश में जो प्रोडक्ट हैं, अपने देश के जो प्रोडक्ट हैं, अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाइए ना। दूसरे देश के प्रोडक्ट को क्यों हम यूज़ करें? ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। हमें भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि ये माल चाइना का है या कहाँ का है, लेकिन अब हम एक अपनी आदत में डाल लें कि हम जरूर देखें कि ये माल कहाँ का है। मेक इन इंडिया तो कम से कम होना ही चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, ये मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जी समय समय पर कितना विस्तृत इन बातों को कितना विस्तार में बताते हैं, उन सभी चीज़ों पर आप ध्यान रखिए और अपने देश का समर्थन करिए। और अगर आपसे हो सके तो जितने भी आप ऐप चाइनीज़ यूज़ कर रहे हैं उन सभी को डिलीट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मैंने एक बार भी बीच में नहीं बोला कि आप लाइक करें या शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।